हाँ जी, अगेन क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट की है तो मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ कि हम अभी जो प्रैक्टिस करने लगे हैं दैट इज फॉर द प्रेपरेशन। एग्जाम में ऐसा नहीं करना। ठीक है। ये सिर्फ एमसीक्यूज को समझने के लिए और उसको ठीक करने की एक टेक्निक, एक स्ट्रेटेजी है। काम सीख जाएंगे तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। टेप को प्ले कर रहा हूँ। हमने सिंपली आंसर नहीं निकालना, हमने सिंपली हर ऑप्शन की वोकैब को मैच करना है, बस ये वाला काम अभी कर रहे हैं, वोकैब मैचिंग, दैट्स इट। This evening, we're delighted to welcome Dan Beagle, who's just written a book on looking for and finding food in the wild. He's going to tell us everything we need to know about picking wild mushrooms. Thank you very much. Well, I need to start by talking about safety. You उसने जो पहला वर्ड यूज किया है वो आपके क्वेश्चन का कीवर्ड मैच कर रहा है। वार्निंग, सेफ्टी, प्रिकॉशनरी मेजर, ये सेंस वाइज एक ही मतलब देते हैं। अगर हम किसी को वार्न कर रहे हैं तो हम उसको प्रिकॉशंस दे रहे हैं। अगर हम किसी को कहते हैं यार आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं तो बेसिकली हम उनको वार्निंग ही दे रहे हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली द पैराफ्रेजिंग। अगर आपने अपनी वोकैब को इम्प्रूव करना है तो आइल्स के अंदर पैराफ्रेजिंग काफी ज्यादा होती है। सो नाउ वी नो कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन के मुताबिक बात करने लगा। ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सेफ्टी मेजर्स। really need to know what you're doing because some mushrooms are extremely poisonous. Having said that, once you know what to look for, it's really worth doing for the amazing variety of mushrooms available. Now, he's using the phrase of variety of mushrooms, which is written right in option A. Middle of the phrase उसने उठा लिया। मगर अगर हम इस फ्रेज को पूरा पढ़ें, इस फ्रेज में लिखा हुआ है डोंट पिक अप मोर देन वन वैरायटी ऑफ मशरूम एट अ टाइम। उसने ये पूरा फ्रेज नहीं बोला, उसने सिर्फ उसमें से एक वर्ड या एक फ्रेज उठा लिया, वर्ड टू वर्ड। नाउ दिस इज वन ऑफ द ट्रिक द आइल्स पीपल प्ले। वो क्या करते हैं, वो किसी ऑप्शन का एज इट इज वर्ड उठा लेते हैं। स्टूडेंट क्योंकि वर्ड टू वर्ड मैच कर रहा होता है तो उसको लगता है शायद यही आंसर है, जबकि उसने पूरी स्टेटमेंट नहीं बोली है। उसने सिर्फ बोला है कि जी वैरायटी ऑफ मशरूम्स अवेलेबल है अगर आप जाके इसको वाइल्ड में से पिक करते हैं। उसने ये नहीं कहा कि डोंट पिक मोर देन वन वैरायटी ऑफ मशरूम्स, ऐसी तो बात ही नहीं किया उसने। उसने वैसे एक एग्जांपल दी है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटीज ऑफ मशरूम्स आर अवेलेबल। इसका मतलब है कि अगर हम इसको मैच कर रहे हैं तो सिर्फ हमारा ये वाला फ्रेज मैच हुआ है, पूरी बात तो मैच नहीं हुई है। दूसरी चीज, ये जो फ्रेज है एट अ टाइम, इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, ऑन द स्पॉट ठीक कह रहे हैं। और जी, एट अ टाइम, एट द मोमेंट, ठीक है। कह लें कि किसी गिवन इंस्टेंस की बात हो रही है, किसी एक मौके की बात हो रही है या किसी एक टाइम पीरियड की बात हो रही है कि अगर आप मशरूम्स पिक करने जा रहे हैं तो उस एक वक्त के अंदर ये इसकी सेंस बनेगी कि आपने एक वैरायटी नहीं पिक करनी है। अगेन उसने इसका भी कोई रेफरेंस नहीं दिया ना, उसने कोई पिकिंग से हमें बात पिक करके दी है। सो सिंपली ही इज टॉकिंग अबाउट जस्ट अ फ्रेज ऑफ वैरायटी ऑफ मशरूम्स। तो अगर आपको वोकैब मैच करनी आ रही है और आपको आगे इसकी फर्दर टेक्निक पता है कि एमसीक्यूज में ऑप्शंस कैसे निकलती हैं, तो आप कभी भी ए को पिक नहीं करेंगे। थोड़ी सी टेक्निक को ऐड कर लेते हैं। किसी भी ऑप्शन का आंसर में सेलेक्ट होना सिर्फ और सिर्फ तब होता है जो गिवन स्टेटमेंट होती है वो पूरी की पूरी मैच हो जाए, सेंस वाइज, वर्ड वाइज नहीं, क्योंकि वो एज इट इज तो बोलने वाले नहीं है। अगर ऑप्शन ए में जो लिखा है इसकी पूरी सेंस मैच होती है जो स्पीकर बोल रहा है वर्ड्स के साथ, तो हम इसको आंसर पिक करते हैं। अगर वो बीच में से कोई बात उठा लेते, पूरी बात नहीं करते, अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, इसके अगेंस्ट या ऑपोजिट बात बोलते हैं, देन इट्स नेवर एन आंसर। तो अभी तक तो उसने सिर्फ इतना बोला है, आगे चलते हैं हम। Which you can't get in the shops. But of course, you have to be very careful. And that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. यू नेवर कंज्यूम मशरूम्स पिक्ड बाय फ्रेंड्स और नेबर्स। कंज्यूम का जो वर्ड है वो ईटिंग से रिलेटेड है। अब हमारे पास ईट के दो ही हैं यहाँ पे, सी एंड डी। इसका मतलब है कि उसने इस बार इन दोनों ऑप्शंस को इकट्ठा पिक कर लिए। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो उसने ऑप्शन ए बोला, सी और डी उसने इकट्ठे ही बोल दिए, क्योंकि इसमें दोनों में कंजम्पशन की बात हो रही है।
और उसने कहा कि नेवर कंज्यूम मशरूम्स पिक्ड और गिवन टू यू बाय योर फ्रेंड्स और नेबर्स। तो सी में लिखा है डोंट ईट मशरूम्स गिवन टू यू। अब ये जो गिवन टू यू है ये पैराफ्रेज्ड है फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ, ईट हो गया आपका कंज्यूम के साथ, बाकी बात तो मैच हो रही है। इसका कि डोंट ईट मशरूम्स, डोंट कंज्यूम मशरूम्स, इसकी पैराफ्रेजिंग थी और इसकी थी। इसके मुताबिक देखें तो ये ऑप्शन उसने ऑलमोस्ट एज इट इज बोल दी, क्योंकि कंजम्पशन की बात हो रही है। डी में लिखा हुआ है डोंट ईट मशरूम्स वाइल पिकिंग देम। वाइल का वर्ड यहाँ पे जिस तरह यूज हुआ है अभी ये काम के दौरानिए की बात है, जब आप कोई काम कर रहे हैं। उसने ये नहीं कहा कि अगर आप पिक करें तो उस वक्त आपने मशरूम्स नहीं खानी है। अब अगर सी और डी को मैच करें तो इसका जो पहला फ्रेज है डोंट ईट मशरूम्स, वो तो बात मैच हो रही कंजम्पशन से, मगर डी इसलिए नहीं आंसर हो सकता क्योंकि पिकिंग की बात नहीं हो रही है, और सी इसलिए आंसर हो सकता है गिवन टू यू इज कन्वर्टेड बाय कि आपने नहीं पिक की, किसी ने ला के आपको दे दी। तो यहाँ पर वो जो किसी है वो फ्रेंड्स और फैमिली है। सिंपली वोकैब मैच करें तो आंसर तो ऑटोमेटिकली निकलता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी उसने पूरा बोला। यहाँ पे आप अपने लिए लिख सकते हैं कि यार फ्रेंड्स और फैमिली के लिए उसने गिवन टू यू बोला है, डोंट ईट मशरूम्स के लिए उसने कंजम्पशन का वर्ड यूज किया है, और ये आप एज इट इज छोड़ दे यार डोंट ईट मशरूम्स, डी में इतना तो बोला है मगर पिकिंग वाली बात ही नहीं की है। अगर कुछ बोला ही नहीं है तो मैं इसके लिए लिख भी नहीं सकता कुछ। सेम अगर ए और डी को देखूं तो ये दोनों आंसर नहीं बन सकते कभी भी इस आंसर क्वेश्चन का। सी बन सकता है क्योंकि सी की पूरी बात हुई है इसने। आगे चलते हैं आप। Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones. अब ये उसने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया। ये उसने वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है क्योंकि कंजम्पशन से रिलेटेड है। अगली बात, And it's easy for people to get confused. The other thing to avoid is mushrooms growing beside busy roads for अब मशरूम्स ग्रोइंग बिसाइड बिजी रोड सॉरी, बिसाइड के लिए उसने नियर का वर्ड यूज किया, बिजी रोड्स एज इट इज आ गया। अब क्वेश्चन ये चल रहा है कि कहाँ से मशरूम्स नहीं पिक करनी, आपने वार्निंग्स वो दे रहा है क्योंकि सब में डोंट पिक लिखा हुआ है। तो ये जो डोंट पिक मशरूम्स है ये ऑटोमेटिकली कवर्ड है इसके अंदर। गुड, बस उसने ये कहा था कि ये वाली आपने पिक नहीं करनी। थोड़ा सा पीछे करता हूँ। you have to be very careful. And that's why I always say you should never consume mushrooms picked by friends or neighbours. Always remember that some poisonous mushrooms look very similar to edible ones, and it's easy for people to get confused. The other thing to avoid Other thing to avoid. Now, this is the paraphrasing of don't pick mushrooms in option B. is mushrooms growing beside busy roads. गुड, स्ट्रेट अवे उसने पूरी ऑप्शन बोल दी। अगर हम इसको नंबर करें तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 3 बनती है। उसने तीसरे नंबर पे इस ऑप्शन को डिस्कस किया और क्लियर वार्निंग दे दी कि यार ये वाला काम नहीं करना आप बिजी रोड्स के साथ जो है। For obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. नथिंग बीट्स द टेस्ट। ठीक है, अब ये इसने जनरल बात की है कि जितनी मशरूम्स फ्रेश होंगी ऑब्वियसली अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। Don't forget that the ones in the shops are often several days old. ओल्ड का वर्ड आ गया, वो ऑप्शन ई पे आपको एक्चुअली लेके गया, ट्रांजिशन उसने किया। अब इसने इसको 4th नंबर पे डिस्कस किया, पर एट द सेम टाइम उसने यहाँ पे शॉप्स का रेफरेंस दिया कि जो शॉप्स पे मशरूम्स हैं वो सेवरल डेज ओल्ड होती हैं। अब हमारे पास ओल्ड और मशरूम्स का रेफरेंस तो आ गया, और यहाँ पर एक्चुअली वो जो शॉप्स वाली बात है वो पैराफ्रेस्ड है, और ओल्ड के साथ उसने जो अगली चीज ऐड की वो सेवरल डेज इसमें ऐड हो गया। गुड, मगर इसके अंदर उसने पिक वाली बात ही नहीं की है क्योंकि जो शॉप्स पे अवेलेबल है वो आपने तो पिक नहीं की, वो तो शॉपकीपर्स या जो भी उनका सप्लायर उसने पिक की होंगी। मेकिंग सेंस? इसका मतलब है कि अगेन ऑप्शन ई के अंदर उसने डोंट पिक का रेफरेंस नहीं दिया, और उसने जो ओल्ड की बात की है वो आपकी पिकिंग के हवाले से नहीं की है। उसने वैसे कहा कि जो रेडिली अवेलेबल है ऑन द शॉप्स वो फ्रेश नहीं होती हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हम टेक्निक की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज, टेक्निक यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने जब भी ये एमसीक्यूज करने होते हैं, क्योंकि वो आपको टाइम देते हैं रीड द क्वेश्चन, तो आपने रीड तो करना होता है। रीड क्वेश्चन, और मैं प्लस ऑप्शंस लिख देता हूं, क्योंकि हमारे पास सिंगल शॉट है करने के लिए। तो अगर हमने ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो वो कैब मैच करना ड्यूरिंग द टेप इज डिफिकल्ट। पढ़ना तो आपने है, ठीक है, कीवर्ड्स भी मार्क करने हैं, मगर यहाँ पे टिप ये है कि आपका जो मेन फोकस है वो क्वेश्चन पे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। स्टेप नंबर 2, यू लिसन एंड प्लस यू रीड एज वेल। ये वही काम है जो अभी हमने किया, क्योंकि पेपर की सेटिंग ऐसी हुई है कि अगर आप इसको सुनने के बाद करेंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपने इसको सुनते सुनते ही करना होता है। तो सुनते सुनते करने के लिए आपको लिसन एंड रीड की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो अभी हमने की है। प्लस इस लिसन एंड रीड में आपकी वोकैब मैच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस ऑप्शन की बात हो रही है, तो फिर तो आप वोकैब को मैच नहीं कर सकेंगे, आप ऑप्शंस पे गुम हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं है या आपने पैराफ्रेजिंग पे काम नहीं किया जैसे भी हम कर रहे हैं, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब लिसन एंड रीड को करते हुए बैकग्राउंड पे एक आप काम करने हैं, आपने अपने जहन में रखना है उस काम को, ठीक है। वो काम ये है कि आपने लिसन एंड रीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है ना, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब हम ऑप्शंस को पढ़ रहे होते हैं, और इसमें क्योंकि दो क्वेश्चंस इकट्ठे हैं और दोनों ऑप्शंस इकट्ठी हैं, सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप क्वेश्चन को भूल जाएंगे और ऑप्शंस को सिर्फ फोकस करेंगे। तो जहां जहां पे आधी बात भी मैच होगी, वो कभी कभी लगता है कि ये आंसर है, मगर अगर हम इसको क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में सुनते हैं और उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो टेक्निक ये है, जो नंबर 3 लिख रहा हूं, कोई भी ऑप्शन जो आंसर में कन्वर्ट होगी वो मैच होनी चाहिए फुल। फुली कर देता हूं, मैच फुली, मगर सेंस वाइज, वर्ड वाइज नहीं, क्योंकि पैराफ्रेज्ड है। अब ऑप्शन ई में ओल्ड मशरूम्स लिखा हुआ है, मगर उसने सेंस इसकी शॉप्स के साथ बना दी है, मेकिंग सेंस। ऑप्शन सी और डी में ईट लिखा हुआ है, उसने एग्जैक्टली हमें एक सिनोनिम दे दिया है, कंज्यूम के साथ उसने चेंज कर दिए। they use synonyms and paraphrasing just to give you information। ये दोनों पे काम करना पड़ेगा, तभी आहिस्ता 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 vocab डेवलप होगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये इस ऑप्शंस को बोलते कैसे हैं और इसके ऊपर काम कैसे करते हैं। हमने जो प्रैक्टिस की है वो ऑटोमेटिकली टेक्निक का एक पार्ट है, उस पर काम हो गया, आंसर ऑटोमेटिकली नजर आना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए आपके क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं, यू नीड टू डू दिस वर्क। पेपर पे लिख लिया करें क्या बोले, बाद में एग्जाम से कुछ दिन पहले हैं, जैसे आपका एक हफ्ते बाद एग्जाम है, अब आइल्स के अंदर क्योंकि सिलेबस नहीं है, तो आप करेंगे क्या। आमतौर पे स्टूडेंट्स आखिरी दिन तक टेस्ट परफॉर्म करते रहते हैं। मैं वो ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो रिदम में रखना होता है अपने आप को, जरूर करें, मगर आप एक टेस्ट कर रहे हो, उसमें एक ही टेस्ट की रिवीजन हो रही है, उसमें एक खास चीजें जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो आपकी टेक्निक्स की प्रैक्टिस होगी, आपके टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होगी। मगर आइल्स के अंदर तो वोकैबुलरी और इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, वो कौन रिवाइज करेगा या कैसे रिवाइज करेंगे। वो ये जो आपने काम किया होता है, यही आपके नोट्स हैं। एग्जाम से एक हफ्ता पहले आप इन्हीं नोट्स को खोलेंगे कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो किस तरह की वोकैब यूज की थी, आपने लिखी हुई है, वो आप रिवाइज करते रहते हैं। जरूरत पड़े तो टेप ऑन करके भी सुन लें, प्रोनाउंसिएशंस के लिए, स्पीड के लिए, अदरवाइज यू नीड टू नो कि वर्ड्स क्या यूज करते हैं। इसीलिए वो आखिरी हफ्ते में आपने जितनी प्रैक्टिसेस की हैं, जितने पेपर्स पे जितने मॉक्स परफॉर्म किए हैं, उनको एक्चुअली रिवाइज करना होता है कि व्हाट यू डिड राइट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हाट यू डिड रॉन्ग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, हाउ यू मैनेज टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ताकि आप एग्जाम वाले दिन ये चीजें याद रखें। इसीलिए फिर इतने ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत होती है। मगर एग्जाम से एक दिन पहले आप मुझे खुद बताएं, दिन में कितने टेस्ट कर लेंगे, 3 घंटे लगता है टेस्ट करने में, तो आप 2 कर लेंगे, आप तो थक जाएंगे, आपकी रिवीजन कैसे होगी। वे गुड, दैट्स व्हाई डू वर्क ऑन द पेपर्स and keep it safe so that you can revise it। हाँ जी, ये vocab मैथ समझ आई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की भी करते हैं, 13 एंड 14 की। इसको मैं क्लियर करता हूं और इसको कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, मैं टेप को रोल कर रहा हूं और इसमें हमारा क्वेश्चन है जी, विच टू आइडियाज अबाउट वाइल्ड मशरूम्स डज डैन से आर करेक्ट। आइडियाज मींस यहाँ पे ओपिनियंस भी हो सकते हैं, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उसके मुताबिक हमने सुनना है। और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सपर्ट है मिस्टर डैन, ही इज गोइंग टू से दैट दीज आर करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसी बातें हैं या मिथ्स हैं या परसेप्शंस हैं जो शायद लोगों को नहीं पता या गलत हैं, वो मिस्टर डैन ने करेक्ट करनी है। इसमें से अगेन दो आंसर्स हैं जो मिस्टर डैन के मुताबिक करेक्ट हैं रिगार्डिंग वाइल्ड मशरूम्स, वो हमने पिक करना है। ठीक है जी, लेट्स रोल इट एंड लिसन। and past their best. There are certain ideas about wild mushrooms that it's important to be aware of. Don't listen to people who tell you that it's only okay to eat mushrooms that are pale or dull. कौन से ऑप्शन की बात हो रही है? ऑप्शन डी डेल्टा। एक तो उसने ईट की बात की है, ऑप्शन डी में जो आखिरी वर्ड है वो एडिबल लिखा हुआ है, और दूसरा उसने दो कलर्स की बात की है, पेल और डल। यहां पे लिखा हुआ है ब्राइटली कलर्ड। इसका मतलब है कि अब आपकी अगेन यहाँ पे वो कैब हेल्प करेगी। उसने स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी से स्टार्ट किया, डेल्टा से। कि अक्सर लोग कहते हैं जो पेल हैं डल हैं वो नहीं खानी चाहिए। ठीक है, यहाँ खानी चाहिए, अभी मैंने इसको सुना है, इसने क्या कहा। तो यहाँ पे लिखे ब्राइटली कलर्ड, पेल डल इससे आ गया, एडिबल का वर्ड इससे आ गया। दोबारा सुनते हैं इसको, ठीक है, ये भी सुनते कि उसने खाने के लिए क्या है कि नहीं खाने के लिए कहा। Mushrooms growing beside busy roads for obvious reasons. But nothing beats the taste of freshly picked mushrooms. Don't forget that the ones in the shops are often several days old and past their best. There are certain ideas about wild mushrooms that it's important to be aware of. Don't listen to people who tell you that it's only okay to eat mushrooms that are pale or dull. डोंट लिसन टू पीपल, इसका मतलब ये मिथ है। ठीक है, कि जो डल और पेल होती है वो आप खा सकते हैं, और जो ब्राइट कलर्ड है वो नहीं खा सकते। अब ये डल का जो एंटनम है वो ब्राइट है, तो इसका मतलब कि ये दोनों वापस यहाँ पे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये मिथ है लोगों की। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये गलत बात है, आपने ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना। अब इसमें इसने ब्राइटली का एंटोनिम यूज किया है उसको इन्वॉल्व करने के लिए, बाकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली है। एडिबल से इसने ईट का वर्ड यूज किया, इट्स क्लियरली मैचिंग। अगली बात, This is completely untrue. Some edible mushrooms are bright red, for example. अब ब्राइट भी आ गया, और यहां पर मिस्टर डैन कह रहे हैं कि इट इज ओके टू कंज्यूम देम। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है। अब यहां पर वो सुनने वालों को बता रहे हैं कि अगर ब्राइटली कलर्ड मशरूम्स हैं आप खा सकते हैं, जैसे उसने कहा कि ब्राइटली रेड कलर की भी होती हैं। Personally, I prefer mushrooms cooked, but it won't do you any harm to eat them uncooked. हाँ जी, किस ऑप्शन की बात हो रही है? सी की, सीधा कुकिंग पे आ गया वो। बिल्कुल इसने ऊपर वाली ऑप्शन डिस्कस किया है, इसको हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब उन्होंने अपना एक प्रेफरेंस दिया है कि आई प्रेफर कुक्ड बट यू कैन कंज्यूम अनकुक्ड एज वेल। सी में लिखा हुआ है कुकिंग डिस्ट्रॉयज टॉक्सिन्स इन मशरूम्स। अब सिर्फ ये कुक या कुकिंग का वर्ड एक्सप्लेन कर दिया उसने, मगर बाकी जो स्टेटमेंट है इसको तो जिक्र ही नहीं किया कि कुकिंग करने से मशरूम्स के न्यूट्रिएंट्स पे या टॉक्सिन्स पे क्या फर्क आता है। दे नेवर टॉक्ड अबाउट। उसने बस क्या है जी, मैं कुक खाता हूं, आप अनकुक भी खा सकते हैं, मगर कुकिंग से फर्क क्या पड़ेगा, ये तो उस बात ही नहीं की है। अगेन इसका मतलब है कि इसका एक वर्ड उसने बोल दिया, बाकी की स्टेटमेंट बोली ही नहीं है। अभी हमने सीखा है कि अगर स्टेटमेंट नहीं बोलते तो वो आंसर तो कभी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी देखो, उसने ऑलमोस्ट सारी बोली है। ब्राइटली कलर्ड मशरूम्स कैन बी एडिबल, जिसका सिस्टम ब्राइट रेड का जिक्र किया, मगर ऑप्शन सी में जस्ट कुकिंग की जिक्र कर दी है। आगे चलते हैं आप। In salads, it's not necessary to peel them. आप कौन सी ऑप्शन है? ए, पील की बात आ गई है कि छिलका उतारने के नहीं उतारना। अब वो सीधा ए पे चला गया, इट इज नॉट नेसेसरी टू पील देम।
अब यहाँ पे देम जो है वो मशरूम्स है, ए में लिखा हुआ है मशरूम्स शुड ऑलवेज बी पील्ड। इसका मतलब है जो मिस्टर डैन बोल रहे हैं स्ट्रेट वे कॉन्ट्राडिक्टिंग है कि आपने कंज्यूम करने से पहले जरूरी नहीं कि हर बार पील ही करना है, वो कह रहे हैं इट्स नॉट नेसेसरी। इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है मशरूम शुड ऑलवेज बी पील्ड बिफोर ईटिंग, शुड ऑलवेज बी पील्ड, ये इस बात को मैंडेटरी में कन्वर्ट करी कि खाने से पहले छीलना। उन्होंने क्या है कि जी इट इज नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पे अगर आपने लिखा ना इट इज नॉट नेसेसरी, अब आपको समझ आ जाएगा कि ये पैराफ्रेज भी है और इसने ऑपोजिट वे में भी लिखा हुआ है। अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस आए हैं जिसको उसने ऑपोजिट वे में पैराफ्रेज किया। ऑप्शन डी भी उसने ऐसे स्टार्ट किया था, डल और ब्राइट, वो लाइक डल था और पेल से। और ऑप्शन ए भी उसने रिवर्स में स्टार्ट किया। नाउ यू आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि वो सीधा सीधा बोलते हैं, रिवर्स में भी पैराफ्रेज होता है। एक में यस लिखा, पैराफ्रेज नॉट के साथ कर दिया, बात वैसी बन जाती है। इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर वो है जो करेक्ट है, ये तो वैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। Another thing you should remember is that you can't tell if a mushroom is safe to eat by its smell. कौन सा ऑप्शन? ई। अब ये सीधा ए से ई पे आ गया, चौथे नंबर पे ये डिस्कस किया। अब सिर्फ स्मेल का यहाँ पे जिक्र आया है, यहाँ पे लिखा है ऑल पॉइजनस मशरूम्स हैव अ बैड स्मेल। ठीक है, मिस्टर डैन कह रहे हैं कि आप स्मेल से तो नहीं बता सकते कि ये मशरूम खानी कि नहीं खानी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करते इसको दोबारा से सुनते हैं। I prefer mushrooms cooked, but it won't do you any harm to eat them uncooked in salads. It's not necessary to peel them. Another thing you should remember is that you can't tell if a mushroom is safe to eat by its smell. अब अगर मैं इसकी वकैब की बात करूं तो वकैब वाइज ये जो ऑप्शन लिखी है ई और जो मिस्टर डैन बोल रहे हैं ये मैच हो रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है? उन्होंने कहा यू कैंट टेल दैट इट इज सेफ टू ईट फ्रॉम द मशरूम स्मेल। स्मेल से तो आप नहीं बता सकते कि ये खाने वाली कि नहीं खाने वाली। कॉन्ट्राडिक्ट है क्योंकि ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो भी पॉइजनस मशरूम्स हैं उनकी बैड स्मेल है। वो कह रहे हैं कि आप स्मेल से तो बता ही नहीं सकते कि खानी कि नहीं खानी है। इसका मतलब कि कोई अच्छी मशरूम्स हैं उनकी स्मेल फाउल हो सकती है मगर वो एडिबल हो सकती हैं, और कोई ऐसी मशरूम्स हो सकती हैं जिनकी स्मेल हो ही ना या अच्छी हो मगर वो पॉइजनस हो सकती हैं। अब ये इसकी सेंस बन रही है, दिस इज पैराफ्रेजिंग। यू कैन टेल दैट मशरूम्स आर सेफ टू ईट विद द स्मेल। आगे सुनते हैं। Some of the most deadly mushrooms have no smell. And अब उसने और क्लियर कर दी, डेडली मशरूम्स, पॉइजनस मशरूम्स, और ऑल नहीं लिखा, सम। ठीक है, सम ऑफ द पॉइजनस मशरूम्स आर, क्या बोला, नो स्मेल। taste quite nice, apparently. ठीक हो गया। इसका मतलब है जो यहाँ पे लिखा है वो उसको एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मगर वर्डिंग चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इट इज नॉट नेसेसरी दे गोना हैव अ बैड स्मेल एंड समटाइम्स दे इवन हैव अ गुड टेस्ट। अब वो जो टेस्ट वाली बात है यहाँ पे लिखी नहीं हुई है मगर उसने इसको एक्सप्लेन करने में यहाँ पे हेल्प कर दी है। आंसर वही जो हमने पिछली लाइन में निकाला था कि सब मशरूम्स की जरूरी नहीं कि स्मेल बैड हो। अब वो अगर आपने यहाँ पे लिखा है, अब ये वाली जो ऑप्शन है जैसे उसने ए को कॉन्ट्राडिक्ट किया, ई भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। Finally, just because deer or squirrels eat a particular mushroom. अब ऑप्शन बी की बात हो रही है, एनिमल्स, डियर एंड स्क्विरल्स। ठीक है, अब ऑप्शन बी में लिखा है जी मशरूम्स ईटन बाय एनिमल्स मे बी अनसेफ, कि जो मशरूम्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं वो इंसानों के लिए ठीक नहीं है। ऑप्शन ये कह रही है। ठीक है, डैन की बात सुन लेते। Tell if a mushroom is safe to eat by its smell. Some of the most deadly mushrooms have no smell and taste quite nice, apparently. Finally, just because deer or squirrels eat a particular mushroom doesn't mean that you can. हाँ जी, क्या मतलब है इस बात का? Squirrels and deers can consume, it doesn't mean that you can.
ये अब उन्होंने अगेन रिवर्स में बोला है। अब ड्यूरिंग द टेप इसको पिक करना बड़ा मुश्किल है। ऑप्शन के मुताबिक जो एनिमल्स कंज्यूम करते हैं वो आपके लिए हो सकता है कि अनसेफ हो, जबकि डैन इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्क्विरल्स और डियर्स खाते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप नहीं खा सकते, इसका मतलब है कि आप भी खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ रही है मगर आपने बाकी पैराफ्रेजिंग मैच करते हुए आउट कर दिया है कि यार ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है फिर आंसर इसका बी होना चाहिए। नाउ दिस इज वेयर द पैरा ये वोकैब मैचिंग आपको हेल्प आउट करती है। तो एक्चुअली इसका आंसर एक बी था जो कि इसने थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में दिया है, और एक उसका आंसर डी था, क्योंकि ई और एस ने स्ट्रेट अवे कॉन्ट्राडिक्ट किए हैं, और जो ऑप्शन सी है वो उसने बोला ही नहीं है, सिर्फ कुकिंग का वर्ड यूज किया उसमें से। सो वोकैब मैचिंग आपको ये हेल्प करती है पेपर के अंदर। स्टेप वही तीन है। स्टेप नंबर वन, read question and options before the tape is being played, mark your keywords. Step number two, listen and read, but listen according to the question, not just the options. और स्टेप नंबर थ्री हम ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहे होते हैं कि जो ऑप्शन फुली मैच हो रही है सेंस वाइज, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, क्योंकि ए और ई मैच तो फुली हो रहे हैं मगर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म में, आंसर नहीं हो सकते। एमसीक्यूज का रूल ही ये है कि ऑप्शंस मैच होने चाहिए और वो सेंस भी बननी चाहिए। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको कुछ समझ आया है कि वोकैब मैचिंग कितनी हेल्पफुल है इसको एलिवेट करने के लिए। सो अगर आपको एमसीक्यूज में इशू आ रहा है एंड यू आर एबल टू डू दिस थिंग पेपर पे, बार बार सुने टेप को, रोकें, पीछे जाएं, क्योंकि आप जब प्रेप कर रहे हैं आप टेप को जितनी दफा मर्जी सुने, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम अपनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। एग्जाम में फिर आप एक लेवल पे आते हैं कि आप इसको फर्स्ट गो में पिक करेंगे। कैसे? जब आप रिपीटेडली काम करके एग्जाम में जाएंगे, आपने बार बार किया, बार बार किया, आपकी वोकैब डेवलप हो गया, आपको पिक करना आ गया, आपको टेप के साथ पढ़ना आ गया, लिसन एंड रीड करना आ गया, ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वोकैबुलरी मैच होती जाती है, फिर एग्जाम में वन शॉट में काम होता है। हाँ जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दिस यू कैन आस्क। टेक्निक के मुताबिक अभी हमने सीखी है, अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। गुड, ठीक है। सर वो एक सीक्वेंस के सामने बोल रहा डिफरेंट ऑप्शन ऊपर नीचे करके बोल तभी नीचे वाला पहले बोल हाँ जी, ये सीक्वेंस में नहीं आती, ये ऑप्शंस के दरमियान में शफल रहेगा। हाँ, क्वेश्चन सीक्वेंस में आएंगे, जैसे 11 12 एंड 13 एंड 14। अगर मैं अगले पेज पे आपको लेके जाऊं तो इसमें भी सीक्वेंस में आएंगे 15 16 एंड 17, मगर उसके अंदर जो ऑप्शन है 15 में ABC, वो कोई हमें नहीं पता कि वो सी पहले बोले ए बोले, कई बार एक ऑप्शन को दो दफा भी बोल देते हैं अब शफल करके। हम के जनरल 12 में 11 और 14 में जाएंगे ना उसमें बीच में वो आइडियाज का बता देता है मैं पता चल जाता अभी इंतजार ट्रांजिशन लाजमी आती है, जी क्वेश्चन वर्ड्स को वो यूज करते हैं। ठीक हो गया।